बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब, मैं हूँ उसामा। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है उसका जो इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और फिर वो इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे आ रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त? आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होने जा रही है। जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, बिजली की कीमतें आप देख लीजिए, IMF जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और हुकूमत हर बात जो है वो माने जा रही है। पेट्रोल के मामले में हमने देखा कि किस तरीके से कीमतें बढ़ाई, फिर लेवी के बहाने कीमत कम की गई। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं उस्मान वड़ाइश साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के; डॉक्टर हसन जफर साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के; मदर बरलास साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। मदर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, जंग है, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त इकॉनमी पूरी दुनिया की डिस्टर्ब है, लेकिन क्या इतनी डिस्टर्ब है जितनी पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब कर दिए गए हैं? उसामा साहब बहुत शुक्रिया। मैं तो देखें उस्मान वड़ाइश साहब से बहुत सी बातें सीखता हूँ। पिछली दफा भी एक प्रोग्राम में इन्होंने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की थी। तो मैं तो सीधी सीधी अवामी बातें करने वाला बंदा हूँ। बात यह है कि पूरे साउथ एशिया में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ी। भाई लोगों ने अपने टैक्स माफ कर दिए, छोड़ दिए। अच्छा, फिर ये भी आप देखें कि कौमें टैक्स क्यों देती हैं? कोई तालीम के लिए देता है, अमन के लिए देता है, रोजगार के लिए देता है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए देता है, हेल्थ के लिए देता है। पाकिस्तानी कौम बेचारी बड़ी मजलूम है जी। ये हम्म। टैक्स देती है कर्जे उतारने के लिए, ये टैक्स देती है IMF का पेट पालने के लिए। तो यहाँ के हुक्मरान बादशाह लोग हैं, वो IMF से कर्जे जो लेते हैं या दूसरे मुल्कों से जो कर्जे लेते हैं, आम पाकिस्तानी बेचारा तो उससे मुस्तफीद नहीं होता। हम्म। जो लोग मुस्तफीद होते हैं कर्जे तो उन्हें अदा करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपको पता, बाबा आदम भी निराला है। पिछले दिनों आपने सुना होगा वो जो सऊदी अरब से कर्जा लेने की बात हो रही थी, जी। तो कहा गया जी, उन्होंने कहा जी आप वापस नहीं करते। हम्म। उन्होंने कहा जी 30-35 लाख बंदा इतने काम करता है, उन्होंने ये तनख्वाह काट लियो। नहीं सर, ये नवा सर सर उन UAE ਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ। भाई यूएई का आप वापस करेंगे इसलिए कि आपके सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोगों की जायदादें हैं वहां, आपके सियासतदानों की जायदादें हैं वहां। तो आप कर्जा उनका वापस नहीं करेंगे तो वो जायदादें जब्त कर लेंगे। हम्म। अब ये अपनी अपनी जायदाद बचाने के चक्कर में गरीबों की खलड़ी उतारेंगे और 2 अरब वापस करेंगे। बिल्कुल कई सही। किसी मुल्क में देखिए, बाकी मुल्क भी है ना, हमारा तो तेल आने दिया जा रहा है। को श्रीलंका में कितना है, नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, ये साउथ एशिया के मुल्क है, चाइना में कितना बढ़ गया है? नहीं बढ़ा। अब एक और जो चक्कर हुआ है इस पे, ये मेरे दोस्त जो है वो बड़ी रोशनी डालेंगे। पेट्रोल सिर्फ डलता है ये कारों शारों में, गाड़ियों में। हम्म। जो डीजल है वो वहीं का वहीं है। वो माल तो सारा डीजल से आना है। जो सब्जी है, फल है, बाकी चीजें हैं, वो माल गाड़ियां सारी जो हैं वो तो खत्म हो गई थी ना, वो ट्रकों के जरिए आता है और ट्रकों में डीजल डलता है। ये फिर आप कहेंगे मैं नवाज शरीफ पे तनकीद करता हूं। 1991 में इन्होंने गुलाम अहमद बलोर को वजीर रेलवे बनाया नवाज शरीफ ने, तो ट्रेनों का सत्यानाश हो गया। बड़ा अच्छा रेलवे का निजाम था और साथ ही माल गाड़ियां खत्म कर दी गई कि जी वो ट्रक चलते हैं जी बड़े बड़े हमारे पेशावर से पता नहीं कराची तक। और उसी दौर में आपको याद होगा, पता नहीं आप तो छोटे हैं यार, उस वक्त पैदा भी हुए होंगे कि नहीं, कि रेल की पूरी पूरी पटरियां गायब कर दी गई। हम्म। ये इस मुल्क के साथ बदमाशी हुई। एक बस चलती थी GTS की, हर शहर के अंदर, शहर के मरकज में उसका अड्डा होता था। वो बसें पता नहीं कौन खा पी गया, उनके अड्डे कौन खा पी गया, कोई बताने वाला नहीं और कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं। हम्म। हिसाब लेने वाले भी साथ मिले हुए हैं।
वो इतने बड़े असासे थे, वो किधर गए? आप ये कहते हैं कि कर्जा गरीब लोग उतारे और उसके लिए उनका गला दबाया जा रहा है। आप देखिए ना, ईरान ईरान की जंग हो रही है, वहां तेल फ्री है, ओके, गैस फ्री है। वहां के ताजरों ने लिख कर लगाया है कि भाई माल ले जाओ, पैसे बेशक जंग के बाद दे देना। और हमारा ताजर क्या करता है? डबल ट्रिपल। सारे रोजे सारे रोजे ट्रिपल महंगाई करके बेचता है, और आखिर में ये उस्मान वड़ाई साहब जाते हैं ना जलालपुर जटा, तो ये पूछते हैं कि वो हाजी साहब किधर गए हैं, वो जो हम्म। ताजर है शेख साहब। हम्म। तो वो कहते हैं वो तो आखिरी अशरा उधर मनाते हैं जी, वो मदीने चले गए हैं। वो हमारे यहाँ ये जो फ्रॉड है ना, कि लोगों की जिंदगियों को तंग करके आप उम्रे करते हैं और बिल्कुल फिर सही। सरकारी उम्रे भी करते हैं। वो मैं तो उन जर्नलिस्टों पे, आप तो बड़े बहादुर आदमी हैं उसामा साहब, प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं तो उन लिफाफों पे हैरान हूं जो छोटी सी महंगाई होती थी और माइक लेके इतवार बाजार और जुम्मा बाजार और पता नहीं किधर किधर पहुंच जाते थे। उनमें खवातीन भी थी, बड़ी नकाब वाली। वो अब वो पता नहीं किधर सोए हुए हैं। लोगों हम्म। की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और कोई इनके पास मनसूबा बंदी नहीं। बिल्कुल जो सही। इस वक्त हुक्मरान है, बिल्कुल नालायक लोग हैं, इनके पास कोई मनसूबा बंदी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हम्म। मुल्क को लेकर कैसे चलना है। बिल्कुल अब सही है। ये देखिए, वो 20 जहाजों का तस्करा है, हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि जी वो 18 जहाज पता नहीं किधर के, वो नहीं मैं बता सकता किन मुल्कों को दिए। वो भैया आप दो नंबरी कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही। दो नंबरी इंटरनेशनली कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? राइट सर। सर मैं वापस सीधी आता हूँ सीधी आपकी बातें तरफ। जी करनी जी। चाहिए। मैं थोड़ा सा जो है वो इस वक्त की करंट सूरत हाल उस्मान बड़ाई साहब से जानते हैं। उस्मान भाई बताइएगा कि करंट सिचुएशन जो है जिसके अंदर ट्रंप के बदलते बयानात, वार्निंग पे वार्निंग, ईरान का मुज़ाकरात ना करने का ऐलान, किसी भी उनकी शिक को जो है वो ना मानने का जो है वो ऐलान, कहाँ पर मामलात खड़े हुए हैं? जी डेफिनेटली ईरान जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो रिटेलिएट करता नज़र आ रहा है। और जो अगर आप मैग्नीट्यूड और स्केल चेक करें इस वक्त उनके हमलों का, मैं अभी पढ़ रहा था कि उन्होंने अभी जो ताज़ा जो स्ट्राइक किया, उन्होंने सदर्न, सेंट्रल और नॉर्थर्न इसराइल के अंदर बैक वक्त हमले किए हैं। उनके इंडस्ट्रियल जो कम्प्लेक्स है नेगेव, बेरशवा और डिमोना को उन्होंने दोबारा हिट किया। ये वो जगह है जहाँ के ऊपर उनकी बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और उसके अलावा उन्होंने अभी जो एक और F-35 को हिट करने का दावा किया। और अभी अमेरिका और जो ईरान है वो दोनों जो है पायलट जो है उसको ढूंढने के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर अमेरिका से आई है कि जो कासिम सुलेमान थे कमांडर, आपको पता होगा 2020 में उन्हें हिट किया गया इराक में। जो अमेरिका की वजारत खारजा है उन्होंने उनके जो परमिट है रेजिडेंस वो कैंसिल करके उन्हें अरेस्ट कर लिया, उनकी नवासी को और उनकी भतीजी को अमेरिका के अंदर। और ख़बरें आ रही हैं कि अगर ईरान के हाथ वो लग गया पायलट तो वो बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उनके अहले खाना को वहाँ के ऊपर है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ईरान ने एफ फैमिली के वो तमाम तैयारे गिरा दी हैं जो अमेरिका इस वक्त वॉर जोन के अंदर लेके आया। F-15E उन्होंने गिराया, F-16, F-18 और F-35, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक वो हिट करके ये बात जो है उसका तासुर उन्होंने बस्ट कर दिया कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मफलूज हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में जंग जो है ख़तरनाक अपना एस्केलेशन के फेज़ के अंदर जारी है। और ये मेजर फेज़ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो धमकी दी है, उन्होंने उन्होंने कहा 48 घंटे उसके बाद मैं क़यामत जो है ना वो टूट पड़ेगी ईरान के ऊपर अगर ईरान ने जो है मुआहदा ना किया। और मेरे ख्याल में ईरान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को बार बार कहा है कि हम जब तक मुआहदा कम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, आयरन क्लॉड गारंटी आप हमें नहीं देंगे, हम किसी सूरत के अंदर जो है मुज़ाकरात के अंदर नहीं जाएंगे। और एक और बात उन्होंने कहा सीज़ फायर को भी हम नहीं मानते। मेरे ख्याल में बड़े फेयर पॉइंट है, उनके पांचों नुकात इंटरनेशनल लॉ के नीचे फॉल करते हैं। और उसके अंदर वो क्या बात कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने एक ही बात की है कि हर सूरत के अंदर जो हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम वो मेंटेन करके ही पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात के ऊपर बैठेंगे। तो मेरे ख्याल में ईरान जिस तरीके से डाटा सेंटर्स को हिट कर रहा है, बहरीन के अंदर अभी रिसेंट उन्होंने स्ट्राइक की, यूएई के अंदर अपने आपके सामने हालात हैं, तो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी मेंटेन करना इस वक्त तक 36वें दिन तक ये बताता कि ईरान किसी सूरत के अंदर जो है बैक ऑफ नहीं करेगा। तो पत्थर के ज़माने की बात जो है आप कर रहे हैं, तो सोचे पत्थर की ज़माने की जहन जो है वो इस वक्त किसका है।
तो अमेरिका के अंदर तो आप उनके आर्मी चीफ को हटा चुके हैं, नीचे लेवल का बंदा वो तक लड़ना नहीं चाहता। यूरोप ने लॉजिस्टिक आपका सारा ढांचा तबाह कर दिया, वो आपके जहाज़ों को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। और जो गल्फ स्टेट्स हैं वो बिल्कुल इस वक्त नहत्ती हैं वहाँ के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि रॉबर्ट पेप की बात बड़ी दुरुस्त है कि ईरान ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, ईरान ग्लोबल वर्ल्ड पावर का जो अपना ये जो शिफ्ट आ रहा है सिग्निफिकेंटली, उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और ईरान जो है उसके पीछे उन्होंने कहा कि अब असर्ट कर रहे हैं रशियन भी और चाइनीज भी। जो पहले आ रहा था कि शेडो वॉर के अंदर, अब वो निकल के सामने आ रहे हैं। अभी हालिया दिनों के अंदर 2-3 दिन पहले चाइना ने टंगस्टन देनी बंद कर दी है दुनिया की। आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती धात ये है जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होती है, और वो उन्होंने अमेरिका को कहा कि हम आपको नहीं हैंड ओवर करेंगे। तो टोमाहाक हाक जो है ख़त्म हो चुके हैं, पैट्रियट इंटरसेप्टर आपके पास है नहीं, गोला बारूद नहीं है वहाँ पे। जो एरो 3 या डेविड स्लिंग वो काम नहीं कर रहे जिस तरीके से ये हिट कर रहे हैं वहाँ के ऊपर। और याद रखें इराकी मलेशिया भी हिट कर रही है एक वक्त में, वहाँ से रेड सी से भी मिसाइल आ रहे हैं, सदर्न लेबनान से भी हमलों में शिद्दत आ रही है, और ईरान भी जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है ये जो बातें हो रही हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। देखिए उन्हें फिक्स जगह के ऊपर उतरना पड़ेगा, और वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते। अगर करेंगे, मैं आपको बताऊं, ये जंग के अंदर एक बड़ा आप कह लें क्रिटिकल जंक्चर है। अगर वो जो पायलट है वो इरानियों के हाथ लग गया और उसकी वीडियो उन्होंने जारी कर दी। अमेरिका के अंदर पहले जो है पब्लिक मेल्टडाउन इस हवाले से बहुत ज़्यादा है, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही है हर घंटे के बाद कि पायलट नहीं मिल रहा और शायद वो इरानियन के हत्थे चढ़ जाए। और ईरान में ताजरों ने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो रख दी है, बाउंटी रख दी है कि जो उसे पकड़ के लेके आएगा हम उसे देंगे। तो मुझे लगता है कि हालात जो हैं को साजगार सिचुएशन इस वक्त लग नहीं रही। लेकिन याद रखें इरानियन किसी सूरत में बैक ऑफ नहीं करेंगे। और ईरानी सदर का जो खत था परसों का, मुझे लगता है दैट डिजर्व्स टू बी रेड, जिसके अंदर उन्होंने अपनी तहजीब का मुकदमा अमेरिकन अवाम के सामने रखा है कि हमारा आपसे कोई मसला नहीं, ये जंगी मंडियां जो हैं ये इंसान का खून पीती हैं, और आपका टैक्स पेयर का पैसा हो जाए। और जिस तरह से उन्होंने पूरे का पूरा माजी बताया कि हम माजी में और अभी जो रिसेंट पास्ट है हमने किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं किया। तो ट्रंप की ये 20 मिनट की हवन्नक और जो ये क्लैप ट्रैप था रबिश किस्म का, उसकी निस्बत अगर वो हद तक आप पढ़ लें तो मेरे ख्याल में ईरान ने ना दोस्त ना धमकी की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा हम हर सूरत के अंदर 6000 साल से इस चीज़ को मेंटेन करते आए हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम किसी सूरत में बैक ऑफ नहीं करेंगे। इवन आप इन जो अभी वेव्स फेंक रहे हैं, अगर आप इनके कोड नेम चेक करें तो आपको अंदाजा होता है कि ईरान किस हद तक जो है वो वॉर के अंदर इस वक्त जो है रिटेलिएशन कर रहा है। अभी साहिब ज़माना अदरिकनी या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन या हैदर करार, तो मेरे ख्याल में उस शिद्दत आ रही है उसके अंदर। देखिए अभी उन्होंने क्या फेंके, हाजी कासम खैबर शिकन कदर मिजल। और कल की खबर आ रही है कि उन्होंने 500 जो हैं आईसीबीएम जो हैं वो लिए हैं। ये हमारे फेडरल पोस्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसी खबर को ब्रेक किया कि वो जो आईसीबीएम्स हैं वो 15,000 से 18,000 किलोमीटर की रेंज है, डियागो गार्शिया से लेके अक्रॉस द यूरोप अटलांटिक तक जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई हिस्से उसकी रेंज के अंदर हैं। अगर अमेरिका एस्केलेशन लैडर के ऊपर आगे जाता है तो उन्होंने कहा कि वो मिसाइल हिट करेंगे उनकी तमाम जितनी रीजनल तनसीबात हैं, और उसके अलावा डियागो गार्शिया को हिट करेंगे। मुझे लगता है ट्रंप जो है वो इस वक्त स्टक हो चुके हैं इस क्विक सैंड के अंदर है, और सैनिटी प्रिवेल करती नजर नहीं आ रही अनटिल अनलेस जो है कांग्रेस जो है वो इजलास बुला के इम्पीचमेंट की कार्रवाई करे। और यहाँ पे बहुत बड़ी वेस्टर्न हिपोक्रेसी है कि लोअर हाउस के पास गुंजाइश थी पावर एक्ट के ऊपर वोटिंग करने की, वो 2 हफ्ते की छुट्टी के ऊपर रिसेस के ऊपर चले गए हैं। तो ये बात को आपको मानना पड़ेगा। उनका एकेडेमिया हो गया, उनका वेस्टर्न मीडिया हो गया, इवन वहाँ के लिबरल जितने भी हैं, उन्होंने ईरानोफोबिया जिस तरीके से 79 के बाद से लेके आज तक क्रिएट किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट तनाजुर के अंदर वो भी इस पैडल कर रहे हैं नैरेटिव को कि ईरान को और अपना हिट किया जाए। लेकिन याद रखें उनके जितनी स्टील मिल्स को आप अटैक करें, दे हैव गॉट द नर्व्स ऑफ स्टील, और वो चीज़ हमने पिछले 36 दिनों में देखी। बिल्कुल सही है। मेरे साथ डॉक्टर जफर हसन साहब भी मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब जो रेड सिग्नल दिया अमेरिका ने नेटो को और साथ साथ यूके को, क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं? आगे आने वाले दिनों में क्या मामला देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सवात तैयब साहब। जो रिस्पांस आया है जर्मनी, इटली और फ्रांस की तरफ से, जी, उसके बाद तो ये बात क्लियर है कि नेटो तो अब समझे खत्म ही हो गया। अब नेटो वाला किस्सा तो नहीं रहा। और इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जब इराक पे हमला किया था 91 में, फिर 2003 में जब ये अफगानिस्तान पे कार्रवाई की थी,
तब यही लोग अमेरिका के साथ आए थे और इस दफा नहीं आए, तो इसका क्या मतलब है कि उस वक्त क्या मामला थे और आज क्या मामला थे? अब क्या चीज बदल गई है कि ये लोग नहीं आए या आने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं? इसका मतलब है कि अब इनके हालात वैसे नहीं है, या इन्हें अमेरिका पे वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो पहले माले गनीमत में उन्हें हिस्सा मिलता था इस दफा उसकी उम्मीद नहीं है। कोई वजह तो होगी। तो वो मामला तो खत्म हो चुका। यूरोप और अमेरिका अब इकट्ठे नहीं है जंग के मामले पे। प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी पोजीशन ये थी कि जी ये काम तो अमेरिकी फोर्सेस अकेले कर सकती है जाके। वो काम अमेरिकी फोर्सेस से अकेले नहीं हुआ उनके, और वो हमने देखा कि क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि जो सामान लेके आए थे वो ये काम करने के लिए, जेरल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन और दूसरा जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये सामान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का। और जब यहाँ पे आए और आगे जिन हालात का सामना करना पड़ा और जिस किस्म के वॉरफेयर का सामना करना पड़ा, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये अब सारा सिस्टम जो एक बनाया था, एक आर्किटेक्चर था वॉरफेयर का, वो अब आउटडेटेड हो चुका है। यानी कि आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, वॉरशिप्स हों, बहुत ताकतवर फजाइया हो, आप शहरों पे बमबारी करें आके, इसी से डराते थे ना। तो जी। धौंस धमकी डराने से ही इन्होंने अपना ये सारा सिस्टम बना रखा था। वो काम नहीं आया। और अब हकीकत ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका के पास मिलिट्री ताकत नहीं है। ये गीदड़ भपकियां आपने देखी, 5,000 फौजी भेजेंगे, फिर 17,000 भेजेंगे, तो भेज क्यों नहीं देते? अब तो वजीर खारजा ईरान के वो तो तंज कर रहे हैं कि भिजवाए वो बंदे, ताकि हम देखेंगे वो क्या करते हैं आके, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस ईरान को भी आ गया ना। देखिए, फिर दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए समझने की है, कि जो बात की जा रही है कि जंग ईरान जीत गया है, दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, तो उसमें एक बात क्लियर है कि जंग बंदी और जंग कौन जीता ये रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। ईरान ने खुद को डिफेंड कर लिया, ये उसकी जीत है। अमेरिका अपने 5-4 जो 2 हदफ लेके आया था वो पूरे नहीं हो सके, ये उसकी हार है, सिंपल। बट इवन दैट इज नॉट द मेन क्वेश्चन। 5 पॉइंट्स ईरान के मान लिए जाएं और 15 पॉइंट्स अमेरिका के मान लिए जाएं, उनके ऊपर कोई मामला तय हो जाए, इवन दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि इजराइल की गारंटी कौन देगा कि ये दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। ये गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती, ये समझने की जरूरत है। इजराइल की टोटल डिफीट रिस्की है, और इसका एविडेंस है हमारे पास 1973 का, जब मिस्र की फौज तल अबीब तक पहुंच गई थी, मिस्र और शाम की फौजें, और तल अबीब को फतह करना चाहती थी, तो उन्होंने 8 जहाजों पे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के डेमास्कस और कायरो पे बमबारी के लिए तैयार कर दिए थे। ये इत्तला पहुंची थी हेनरी किसिंजर के पास जी। उन्होंने फिर वेपन सप्लाई किए इजराइल को फाइट बैक करने के लिए, और उन्होंने फाइट बैक किया। सो नाउ द प्रॉब्लम इज टोटल डिफीट इजराइल की रिस्की है, कि जब वो उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है कि अगर टोटल डिफीट होगी तो हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर लेंगे, और इस काम को दरमियान में छोड़ना दोबारा रिस्की है, क्योंकि वो फिर 2 साल बाद आ जाएंगे। ये पैराडॉक्स है, इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द क्वेश्चन। जंग कौन जीत रहा है, परसेप्शन किसकी बनी है, अभी जंग बंदी का मायदा किसकी शराइत पे होना है, आप आज करके देख लीजिए। मैं यकीन से कहता हूं, दावे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन यकीन से कहता हूं हफ्ते नहीं तो महीनों की बात है, बात यहीं पे आ जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उस जंग बंदी की वायलेशन इजराइल की तरफ से नहीं होगी। अच्छा, जंग बंदी की गारंटी कौन देगा, ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो गारंटी क्या होगी? गारंटी ये होगी कि अगर इजराइल ने इस मायदे की खिलाफ वर्जी की तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। यानी कि ईरान पे या किसी और मुल्क पे अगर इजराइल हमला करता है तो उसका नुकसान हम भरेंगे, और उस मुल्क की तरफ से हम लड़ेंगे या हम सजा देंगे इजराइल को।
कौन देगा जी इसकी ये गारंटी? बिल्कुल सही। बैठ के बात कर ले, बुनियादी बातें तय करनी पड़ेंगी, ये है बुनियादी बातें। इसके साथ एक और बात है, असल झगड़ा क्या है इसराइल और ईरान का? ईरान और इसराइल की तो बहुत दोस्ती थी 79 से पहले। दूसरा मुल्क था गालिबन ईरान इसराइल को तो तस्लीम करने वाला। तो झगड़ा कहां पे हुआ? झगड़ा है फलस्तीन का। फलस्तीन का नाम ना इन 5 पॉइंट्स में है जो ईरान की तरफ से प्रपोज हुए हैं, ना उन 15 पॉइंट्स में है जो अमेरिका की तरफ से प्रपोज हुए हैं। यानी कि कोर इशू तो एड्रेस नहीं हो रहा। अगर ये आज मुआहदा कर भी लेते हैं जंगबंदी का, द कोर इशू रिमेन्स अनसॉल्व्ड। इसराइल का रिस्पॉन्स ये है कि हम जंगबंदी मान लेंगे लेकिन लबनान पे नहीं मानेंगे। तो लबनान पे नहीं मानेंगे, वहां झगड़ा चलता रहेगा, ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते रहेंगे, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे तो उसके जवाब में दोबारा कार्रवाई हो जाएगी, बात वहीं पे आ जाएगी। किसी तरफ से कैलकुलेट करके देख लें, ये मामला सॉल्व नहीं होगा। मामला सॉल्व होगा जब इसराइल की कंटेनमेंट होगी। वो कैसे होगी उसका मुहिम्मा आपके सामने रख दिया, इसे सुलझा लें दानिश्वर बैठ के। राइट सर, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदर बल्ला साहब, सर आप जंग की सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है उसको आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत की तो हमने बात कर ली है, लेकिन क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं जिससे कम से कम इसका इम्पैक्ट हम पे आए? देखिए, मेरे दोस्तों दोनों ने बड़ी अहम बातें की है, मैं जरा थोड़ी सी बातें उस पर करूंगा। जी प्लीज। कि एक तो देखिए, ईरान ने 36 दिनों में किसी से माली मदद नहीं मांगी। ईरान ने किसी से कोई दूसरी इमदाद भी नहीं मांगी। ईरानी सियासतदान या ईरानी ब्यूरोक्रेसी के इंतजामिया के लोग अपने मुल्क से नहीं भागे, और बल्कि जो बैरूनी दुनिया में ईरानी थे वो भी अपने मुल्क के दफा के लिए वापस आ गए। इसका अगर मुवाजना अमेरिका से किया जाए तो अमेरिकी सदर तो रोज मदद मांगता है, कभी फ्रांस को गालियां देता है, कभी बरतानिया को, कभी किसी को, कभी स्पेन को गालियां देता है, रोज कहता है मेरी मदद करो। ईरानी तो किसी से शिकवा नहीं करते, उन्होंने तो मदद मांगी नहीं। अब मदद कौन मांगता है? कमजोर। तो इसका मतलब है अमेरिका बहुत कमजोर है। ये बात जो डॉक्टर हसन जफर साहब ने की ना, ये बड़ी अहम है कि अमेरिकियों के पास टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है। ये चाइना इनको मात दे चुका है भाई। अब 2026 जा रहा है, इनके पास 1970-80 की टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी में पीछे चले गए। अब पाकिस्तान ने भी जो 2 जंगें जीती हैं हाल में, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की बदौलत जीती। उसमें उस टेक्नोलॉजी का बड़ा किरदार है। फिर ये प्रॉक्सी वार की बात जो आपने की, देखिए ईरान प्रॉक्सी वार का बड़ा माहिर है, और पूरे मशरिक़ वुस्ता में जितनी ये तंजीमें हैं, इनको सबको कासिम सुलेमानी देखा करता था। मैं कासिम सुलेमानी से और हसन नसरुल्लाह साहब से बड़ा, दोनों शहीद हो गए लेकिन मैं उनको बहुत जानता हूं, इसलिए कि मेरे दोस्त है अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो उनके क्लास फेलो थे, वो कौम में पढ़ते रहे इकट्ठे। तो कासिम सुलेमानी को इसलिए शहीद किया गया था कि कासिम सुलेमानी ने उनको परेशान कर रखा था, क्योंकि कासिम सुलेमानी दर्द सर बना हुआ था इसराइल के लिए कि जितनी ये तंजीमें थी उन सबको कंट्रोल करता था और इसराइल को बेबस कर रखा था। अब ये 3 मुल्क जो है वो जंग बंद नहीं होने दे रहे। 2 मुसलमान अरब मुल्क हैं और 1 इसराइल है। इनको सोचना चाहिए। खास तौर पर मैं ये जो 2 अरब मुसलमान हुक्मरान हैं, इनको सोचना चाहिए कि भाई जंग बंदी कितनी जरूरी है। अगर इनके पानी के सिस्टम को खराब कर दिया तो 10 करोड़ लोग जो हैं वो पानी से महरूम हो जाएंगे। अभी आपने हुर्मस की बंदिश हुई है तो
जो 97% शिपिंग है खत्म हो गई है, और 50 लाख टन के करीब खाद फंसी हुई है, बीज फंसा हुआ है। दुनिया में अभी फूड क्राइसिस बहुत आएगा, हमें भी सामना करना पड़ेगा बहुत सी चीजों का। देखिए हमारे पास LNG के 9 जहाज आते थे जो नहीं आए। 12-13 तारीख को हमारे पास गैस का बुरहान शुरू हो जाएगा, और फिर आपकी औरतें जो हैं वो लकड़ियां जलाएंगी, और लकड़ियां पाकिस्तान में है नहीं इतनी, कहां से आप करेंगे? आपके पास मसाइल ही मसाइल हैं, आप मकरूज मुल्क हैं। मैंने पहले अर्ज किया, जो गुफ्तगू मैंने पहले की, कि इनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं। मैं इन पे क्या तबसरा करूं? ये नलायकों का टोला है इस वक्त बैठा हुआ, अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा वो पेट्रोल महंगा करके हम दिहाड़ी लगा लेंगे, कोई बंदा कह रहा था। उसने कहा जो बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने कहा फिर हम एक मियां साहब हैं उनके साथ मिलके इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दिहाड़ी लगाएंगे। तो ये तो इस इन खतूत पे सोचते हैं, ये कौमी खतूत पे सोचते ही नहीं। और इसीलिए ताकतवर हलकों को भी कहना पड़ा कि अच्छी गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस तो एक क्वेश्चन है ना पाकिस्तान में, वो इनके बारे में अब क्या कहूं। बिल्कुल सही सर जी, बिल्कुल ठीक है। उस्मान बड़ाई साहब, सर ये बताइएगा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ईरान के जो पॉइंट्स हैं मुज़ाकरात के लिए वो सबके सब वैलिड है, कोई अमेरिका के भी इतने पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, कोई उसमें भी आपको वैलिडिटी नज़र आई है कि ये वाकई कोई मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं? क्योंकि जो अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया, उसने कहा जी मैंने 10 दिन का टाइम दिया था अब नया हुर्मुज़ खोलने के लिए, अब वक्त बड़ा कम रह गया है, और फिर वो धमकी दी जिस तरीके से उनकी एक आदत भी रही है। लेकिन कोई संजीदगी, कोई ऐसा एक भी पॉइंट जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें, बात कर सकें कि जी ये उनकी तरफ से बात ठीक आई है, इसके ऊपर ईरान को मान लेना चाहिए? जी मेरे ख्याल में नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सरेंडर का डॉक्यूमेंट है। वैसे लगता है कि एक तासुर जो है ना हर सूरत के अंदर कायम करना चाहते हैं कि ईरान जो है हारा हुआ, थका हुआ, डरा हुआ जो है वो मेज़ के गिर्द बैठा है, और वो तासुर किसी सूरत के अंदर नहीं देना चाहते ना वो पहले, बल्कि मुझे लगता है पहले जिस हद तक वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हुए थे जनीवा मुज़ाकरात के हवाले से, जो खबरें बाहर आ रही थी, माननीय वज़ीर ख़ारजा ने बाद में लिखा कि डील वाज विद इन रीच। लेकिन जिस तरीके से वो अपना क्या कहते हैं जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो थे, जिन्हें कहा जाता है कि वो एसेट हैं इसराइल का, उन्होंने सबोटाज किया इन मुज़ाकरात को, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। और याद रखिए इरानियन जो है पूरे अरेबियन पेनिनसुला के अंदर सबसे ज़्यादा समझदार, आईक्यू के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 2025 का डाटा कहता है दुनिया में आईक्यू के लिहाज से वो 7वें नंबर पे हैं, और अमेरिका 21वें नंबर के ऊपर है। तो ये सोच लेना कि जो है इरानियन जो है वो स्मार्ट नहीं, चीज़ों को समझ नहीं सकते, वो नेविगेट कर रहे हैं चीज़ों को और उन्हें पता है वो जंग सर्वाइव करेंगे, और यही कैलकुलेशन उनके उस स्टांस को शेप कर रही है जो जंगबंदी से मुतल्लिक है, मुज़ाकरात से मुतल्लिक है, या रिटेलिएशन से उसका ताल्लुक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इरानियन जो है अब एस्केलेशन ट्रैप में, रॉबर्ट वेब कहते हैं अमेरिकन आ गए हैं, जंग का थर्ड फेज जो है वो इरानियन डिसाइड करेंगे। इसीलिए तो देखें ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से क्लैप ट्रैप बक रहा है और जिस तरीके से बात कर रहा है नेटो से निकलने की, तो नेटो तो जैसे सर ने बात की अभी कि वो डिसफंक्शनल हो चुका हुआ है। नेटो की तो ओबिचरी लिखी जा रही है अब ना हुर्मुज़ के पानी से इस वक्त है, और दूसरी तरफ जो अलाइज हैं इनके एसेट भी, एरियल एसेट भी गिर गए, इनके अलाइज भी खत्म हो गए। मैंने आपको कहा ना कि एक ऐसा कंट्री जो 4-5 साल पहले वहां से निकला है अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से, ठीक 5 साल बाद वो दोबारा से आपको नजर आता है। तो पोलर बियर जो रशिया है वो तो बदला अपना जो है स्कोर सेटल कर रहे हैं इनके साथ है, जिस तरीके से इन्होंने 79 में उसके साथ किया था, और जिस तरह से चाइना ने एक इस पूरी वॉर के अंदर, शेडो वॉर के अंदर अमेरिका को जिस तरह ब्लीड किया अपनी सैटेलाइट के थ्रू, उन्होंने लोअर ऑर्बिट भी इनके साथ जोड़ दी और हाई अल्टीट्यूड के साथ भी, ताकि प्रिसीजन रेट टारगेट की, और ये चीज़ पहले नहीं थी उस तरीके से। 13 जून की अगर हम बात करें तो 12-13 दिन की जंग के अंदर, और अभी तक अमेरिका के स्टॉक पाइल चाहे मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया के अंदर हो जाएं या यूरोप के अंदर हो जाएं, रॉयल मेटल जो सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस की यूरोप की, वो कह रही है वो तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और 15 दिन से ज़्यादा का उनके पास स्टॉक पाइल नहीं है। ये जो 10 दिन का वक्फा लिया ये री आर्म करने के लिए और रीपोजिशन करने के हवाले से है, और इरानियन के स्टॉक पाइल के ऊपर अभी भी स्पेकुलेशन है, क्योंकि जिस तरीके से वो बैरेज फेंक रहे हैं और उसके अंदर मिक्स्ड अपना बैरेज है जिसके अंदर इवन वो
जो बोगस किस्म के आप कह लें या फेक किस्म के मिसाइल हैं वो फेंकते हैं, जिसकी विजुअल जो आप कह लें कि रीडिंग है वो सेम आती है कि जैसे जर्मन मिसाइल वहाँ के ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है इरानियन जनरली इस वॉर का इंतजार कर रहे थे, जिस तरह इसराइली 40 साल से इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। इसराइल के अहदाफ क्लियर हैं, वो हर सूरत के अंदर यहाँ पे रियासती अस्करी ढांचे के अलावा सनती ढांचे को, तिब्बी को, सकाफती, इवन इल्मी ढांचे को वो तबाह करना चाहता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये ईरान की तरक्की पे वार है। अगर उस ब्रिज को आप देख लें तो एक बड़ी टेम्पलेट है ब्रिज है, वो 136 मीटर का सस्पेंशन वाला ब्रिज जो कि सोलर एनर्जी से चलता है, और वो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा ब्रिज है। और इन सैंक्शंस के हालात के अंदर ईरानियों ने वो बनाया है, जिसको इन्होंने हिट कर दिया। तो ये ईरान के शहरी ढांचे को तबाह करना चाहते हैं वहाँ के ऊपर। और ईरान तो बाउंस बैक करता है। अगर आप इनकी हिस्ट्री चेक करें, नॉलेज की, ये यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है इसराइल की है। याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा खवातीन साइंटिस्ट जो हैं वो ईरानियों के पास हैं। आप जितनी टीयर एलिमिनेट करते हैं वो फिर पीएचडी वाला सामने आ जाता है। इस्माइल बकाई जो स्पोक्स पर्सन है, उसने पीएचडी के अलावा 3 मास्टर्स किए हुए हैं, और उनके स्पीकर जो है वो पीएचडी है। मेरे ख्याल में हमारा तो ढूंढने से नहीं मिलेगा हमारी हिस्ट्री के अंदर भी कोई पार्लियामेंट में पीएचडी वाला घुसा भी हो, लेट अलोन कि हम सोचें कि उसने टिकट होल्डर और वो जीता हो। और यहाँ के ऊपर जो है यू नेम इट है, एम फिल मास्टर से तो भरे हुए हैं वहाँ के ऊपर निचला तबका। तो और याद रखें, वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया पंजाब यूनिवर्सिटी से टफ है, उनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर है, हमारा जीआरई आसान है। तो एक ऐसे मुल्क को पसमानदा पेंट करना और कहना ये शिद्दत पसंद है, मुल्ला मुलायत तो यहाँ पे है, जीसीसी के अंदर है, गल्फ के अंदर। ये तो अनाज मदीना तो इल्म वाली बाबूहा, ये तो अली का जो इल्म के दरवाजे हैं उससे गुजरने वाली कौम है। तो ये वेस्टर्न सारे का सारा नैरेटिव जो है वो डिबंक हो गया। अमेरिका में मेगा बेस के साथ ताल्लुक था इसका, टकर कार्सन का, ही हैज ऑलवेज बीन अ ट्रम्पर, वो चेक करें। फिर इसकी खुद जो पिक थी इसने लगाया हुआ था नेशनल इंटेलिजेंस काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर को, वो जो कैंट वो निकल के क्या बात कर रहा है। मतलब वहाँ के ऊपर अमेरिका में इस लेवल का पॉलिटिकल वायलेंस का खतरा पहले कभी नहीं था। मतलब रॉबर्ट वेब कहते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर इस तरह का मैंने पोलराइजेशन नहीं अमेरिकन कौम के अंदर देखी जो आज हो चुका हुआ है। और जिस तरीके से आर्मी अपने लोगों के खिलाफ इसने इस्तेमाल किया है, और जिस तरह का इनका पार्लेंस है, आप अल्फाज का चुनाव चेक करें इन लोगों का। ये येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जो कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, ये पीट हैक्सेट है। मतलब आपने एक टीवी एंकर को उठा के दुनिया की इतनी बड़ी वॉर मशीन जो है उसकी चाबियां थमा दी हैं, और वो क्या कर रहा है, वो आते जर्नैल सारे टॉप के हटा रहा है और कह रहा है वॉर सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीथल होनी चाहिए और उसके लिए हमें ब्रेन नहीं चाहिए। इसने तमाम अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के जो फेलोशिप थे वो हटा दिए। मुझे तो खतरा हमारे जो मिलिट्री के लोग जाते थे ट्रेनिंग कोर्सेज पे वो भी अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने येल यूनिवर्सिटी से कैंसिल कर दिया फेलोशिप कि आज के बाद अमेरिकी फौजी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम उनका जेन बदल देते हो। वो वोकिज्म की तरफ लिबरल हो जाते हैं, लड़ने की बजाय सुलह डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से तब्दीली आ रही है, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के तौर पर पेंट कर रहे हैं। और कल की उसकी स्टेटमेंट है, मैं ये वॉर जीसस क्राइस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में यही जो है कमोपेश आपको रेट्रिक नजर आता है तेल अवीव के एंड के ऊपर है। तो ये चीज़ें किस तरीके से ठीक होंगी, और डोनाल्ड ट्रंप सब्सक्राइब करता है इस सारे मामलात को। ये एवेंजेलिकल क्रिश्चियन का जो नैरेटिव है, और साथ में ये जो जायनिस्ट है, आपको स्टडी करना पड़ेगा कि ये सेकंड टेम्पल और ये सारा फ्रैक्चर्ड किस्म का सिस्टम, रियासती ढांचे कमज़ोर, बॉर्डर तबाहशुदा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह लें पार्ट एंड पार्सल हैं इस सारे मामलात का। और इसीलिए लेबनान जो है उसकी ये एक तरह से एक सुप्रेमेसिस्ट एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है जो आप देख रहे हैं लेबनान। ये लेबनान को हर सूरत में एक्वायर करेंगे जी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं डॉक्टर मुजफ्फर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि यूएस के अंदर से भी तो आवाज़ें उठ रही हैं, यूएस सिटीजन भी इसके हक में नहीं है और इसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है, तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा ट्रंप पे? और दूसरा, ट्रेडिशनली तरीके से तो अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ी ट्रंप ने, फिर ये कहना कि मैं आग बरसा दूंगा, जहन्नुम की आग बरसा दूंगा, इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है? देखिए, रैट्रिक एक चीज होती है जिसको पंजाबी में बढ़ के मारना कहते हैं। जितनी मर्जी मार लें, मैं तो देखें बयानात तो 2 घंटे बाद नए आ जाते हैं, तो बयान पे क्या तबसरा करें, उससे क्या हासिल होगा? बिल्कुल सही। समझने की कोई बात यह है कि जब हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा या हो रहा है, या ईरान के जरिए चाइना ने खुद को असर्ट किया है, टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है, एक ऑर्डर जा रहा है दूसरा ऑर्डर आ रहा है, तो इन बातों से हमारी क्या मुराद है? क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं उसका मतलब क्या है?
आप उसामा साहब पढ़े लिखे आदमी हैं। जब भी इस किस्म की गुफ्तगू हम आपसे 2 साल पहले, 6 महीने पहले भी करते थे, तो ये आप पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, ये ऐसा किताबों में होता है। अब वही किताबें बैटल ग्राउंड में प्ले आउट हो रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, जी। जिनको आप डिसमिस करते थे, जिन बातों को 6 महीने पहले कि ये बातें सिर्फ किताबों में होती हैं, आज वो किताबें जो हैं बैटल ग्राउंड में मौजूद हैं, मैनुअल जैसे लिखा हुआ। इसलिए कि जहां मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इजराइल की टोटल डिफीट का तरीका निकालना होगा और उसके बगैर ये मामला खत्म नहीं होगा। ये इधर उधर की बातें हैं, पीट हेग्सेट ने क्या कह दिया, उसने काफिर लिखाया हुआ है हाथों पे फलाना, ये 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 चले एंटरटेनमेंट के लिए जरूर बातें करें, लेकिन ये असल मसला तो नहीं है ना। असल मसला जहां पे ये प्रॉब्लम है और जहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, उसको एड्रेस करते हैं। इजराइल की टोटल डिफीट नहीं हो सकती, क्योंकि इजराइल की टोटल डिफीट के लिए आपको रॉथस्चाइल्ड को डिफीट करना पड़ेगा, जेपी मॉर्गन को डिफीट करना पड़ेगा, और जो बाकी जायंट कंपनीज हैं जिनके पास दुनिया की 80% दौलत है, उनको रास्ते से हटाना होगा। ये है 240 साल का ऑर्डर, इंडस्ट्रियल एज से लेके आज तक का, उस तफसील में नहीं जाते। आज तफसील यह है कि उन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट रशियन ऑयल में भी है, उन कंपनीज का पैसा चाइना की सारी इंडस्ट्री में लगा हुआ है। तो क्या ये पावर्स जिनको हम कह रहे हैं कि ये आके डिफीट करेंगी दूसरे ऑर्डर को, तो क्या वो पावर्स इन कंपनीज को भी डिफीट करेंगी? देखें, ये हम कोई ईरान की तारीफ करके उनका दिल जीत सकते हैं, लेकिन ये तारीफें और आपस में खुशगपियां लगाने से रियल कोर इशू एड्रेस नहीं हो रहा। ये कोर इशू है। अब देखना यह है कि वो कौन सा पॉइंट आएगा जहां पे जाके ये सारे मामला चैलेंज होंगे इनएविटेबली। अभी जो मामला चल रहा है कोई छोटा मोटा मायदा जंग बंदी का होगा, ये मामला ठंडा पड़ेगा, उसकी फिर वायलेशन हो जाएगी 2-4 महीने बाद, फिर एक नेक्स्ट राउंड खेला जाएगा। ये हम असेस कर रहे हैं ना, उसकी तफसील छोड़ दीजिए, जब आप पूछेंगे मैं बता दूंगा कि ये असेसमेंट कैसे की है। नवंबर से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को जो आपका जो ओरिजिनल सवाल था, ये राउंड खेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आगे इलेक्शंस में जाना है, तो वो कोई तमगा सजा के जाएंगे ना अपने सीने। फिर नवंबर से पहले ये मामला ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस हैं। नवंबर गुजर जाएगा तो उस इलेक्शन का आफ्टर मैथ आएगा, जो कि गालिबन ये हार जाएंगे। अब जब नया सेटअप आएगा अमेरिका में, तो वो इसको कैसे प्ले आउट करेगा, इस सारे सिस्टम, यानी प्रेसिडेंट तो यही रहेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस इनके खिलाफ खड़ी हो गई इस जंग के, तो फिर वहां क्या सूरत हाल होगी। सो दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है और इकोनॉमी चल रही है। लेकिन ये ना भूलिए कि जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी इसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए 200 साल पहले बनाया गया था। जब मैंने 250 साल की बात की, 240 साल की, तो इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी निजाम लाया गया था, जिसके खिलाफ बात करना समझें कि ब्लास्फेमी थी। अब से 6 महीने पहले पार्लिमानी निजाम चला जाएगा, खुदा जाने क्या हो जाएगा। आप अपने मुल्क में देख लीजिए, यहाँ पे जब हम कहते थे कि भाई कोई मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर ले, कोई मेरिटोक्रेसी की बात कर ले, कोई फौज और सिविलियन और दूसरे फोर्सेस मिलके कोई स्ट्रक्चर बना लें, तो ओहो, यहाँ क्या होता था, आप पार्लिमानी निजाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, जैसे हमको ब्लास्फेमी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। यानी कि इस यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक यूनिवर्सल निजाम बनाया गया, उसके खिलाफ बात करना मतलब जान जोखों में डालना था।
बिल्कुल ये ऐसे। स्ट्रक्चर्स क्या डिसमेंटल होने जा रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, या नया निजाम आ रहा है, या अमेरिका का निजाम खत्म हो रहा है और एक नया निजाम। ये जब ये मामला आगे चलेगा, जब लेट्स से कि 2027 के यही दिन होंगे, फरवरी मार्च अप्रैल के, तब हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी जाके कि उस वक्त ये ताकतें कहाँ खड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही सर। और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिलसिला वहां से आगे बनता नजर आता है। वो जब मामला खत्म होगा तो देखेंगे कि दुनिया में कौन सा निजाम रह जाता है, कौन सी ताकतें रह जाती हैं, और कौन सा सिस्टम उस वक्त प्रिवेल करेगा, कौन सा आएगा। राइट सर। अंदाजा ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने डिसमेंटल किया था सिस्टम एम्पायर्स का, वो प्रॉबेबली रेस्टोर हो जाएगा। उसकी इंडिकेशंस आपको ईरान से मिल रही हैं। मिडल ईस्ट पे ईरान की एम्पायर थी, ईरान की एम्पायर बनती नजर आती है जैसे हालात चल रहे हैं। बाकी अल्लाह बिल्कुल सही। आलिम सवाब, अल्लाह जानता है कि आगे होने वाला क्या बेशक। है। हम उसकी प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे, लेकिन जो हिस्टोरिकल पैटर्न है हम उसको देख के अंदाजे लगाते हैं कि ये चीजें इस तरह आगे डेवलप जो है वो होती आ नजर रही हैं। आती बिल्कुल सही। क्लोजिंग पे जाना है मुझे। मदर प्रहलाद साहब, डॉक्टर साहब ने एक रियलिटी चेक दिया है, एक शॉर्ट सा कमेंट आपकी तरफ से और देन उस्मान भाई की तरफ से। उसामा जी, मुझे तो ये जंग तवील होती हुई नजर आ रही है। इसमें वक्फा आ सकता है, ये खत्म नहीं होगी। और इसमें मजहबी पहलुओं का जो नाम लिया है वो इसराइली और अमरीकी अहदेदारों ने लिया है। और अमरीकी इंतजामिया मजबूर किस लिए है कि देखिए, यहूदियों की जो आबादी है उसमें 30 लाख यहूदी इसराइल में है, 58 लाख अमेरिका में है, और खाली न्यूयॉर्क में 18 लाख हैं। और अमेरिका में जो फैसला करने वाले लोग हैं वो 69% वो हैं जो इसराइल के हामी हैं, जो इसराइल को चाहते हैं, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। तो मैं तो इस जंग को खत्म होता हुआ नहीं देख रहा, जंग तवील होगी। राइट, बिल्कुल सही। उस्मान साहब आपका आखिरी कमेंट सर। जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं, वक्फे वक्फे से चीज़ें जारी रहेंगी। लेकिन अमेरिका के अंदर जो यहूदी हैं उनके अंदर भी बड़ी पोलराइजेशन पाई जाती है। देखिए, उसकी आबादी के बावजूद वहाँ से हमने देखा न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो मुंतखब हुआ, और जो कोमो हैं उन्हें उस इंतखाबात के अंदर शिकस्त हुई। तो इसके अंदर आप ये भी देखें कि अमेरिका के अंदर जो है वो पोलराइजेशन जो है वो सिविल वॉर के अंदर जा सकती है। और ये हमारे कमेंट नहीं, वहाँ के अंदर जितने राइट पोलिटिकल सर, कमेंटेटर बिल्कुल कह रहे बिल्कुल हैं ठीक हो वहाँ गया पे उस्मान सूरत हाल भाई। ऐसी बिल्कुल डेवलप। सही। क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, वह साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।